पाठ 8 मेरी यूरोप यात्रा। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर खादी ही पहना करता था। वहां जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े को ही खादी भंडार से मंगवाकर बनवाया। कपड़े की काट छांट भी देशी रखी है। अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप 2 बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गए और पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाता है। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में कपड़ों और फैशन पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने कपड़ों को सदैव शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। उनसे गांधी जी, खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, थॉमस को कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी द्वारा कैरो नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर मुंह हाथ धोने व नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिड की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हैं। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के मम्मी अर्थात शव जो पिरामिडों से निकले हैं वहां सुरक्षित रखे हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेटकर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। कहते हैं कि उन कपड़ों का निर्यात भारत से ही हुआ करता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि निर्जीव स्थान पर गाड़ दिए जाएं, तो परलोक में भी वह उनसे आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं भी गाड़ी जाती थी। पहनने के लिए कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव तक रखी जाती थी। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इस प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो में जो गेहूं निकला है वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है।
वहाँ की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी करके पिरामिड देखने गए। उसके बाद गाड़ी से उतरकर ऊंट से पिरामिड तक जाना पड़ा। पिरामिडों को नजदीक से जाकर देखा। ये चौखुटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बने होते हैं, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों में बने हैं। भट्टे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा है, जो ऊपर कम होती गई है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काटकर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिससे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी। संध्या समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे सईद बंदरगाह पहुंचे। जहाज वहां पहुंच गया था। खाना पीना रेलगाड़ी में ही हो गया था। अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरे में